नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ओडिशा के पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाने और युवा नेताओं खासकर कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे लाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान नेतृत्व और युवाओं के बीच गहरा अंतर पैदा हो गया है और 83 साल के खड़गे के नेतृत्व में पार्टी युवाओं से जुड़ नहीं पा रही है। मोकीम ने कहा कि पार्टी कठिन दौर से गुजर रही है और नई नेतृत्व की बहुत जरूरत है। प्रियंका गांधी हाल ही में लोकसभा में वंदे मातरम पर भाषण देकर चर्चा में रही हैं। भाजपा ने इसे कांग्रेस के भीतर टीम राहुल और टीम प्रियंका के बीच छिपा विवाद उजागर होने के रूप में पेश किया है। कांग्रेस विधायक ने पार्टी को सुझाव दिया कि खड़गे को हटाकर अब युवाओं को मौका दिया जाए, तो बीजेपी ने इसे टीम प्रियंका और टीम राहुल की लड़ाई करार कर दी। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर लिखा कि टीम प्रियंका और टीम राहुल का टकराव अब साफ हो गया है। कांग्रेस के अंदर का झगड़ा सामने आ गया। ओडिशा के सीनियर कांग्रेस नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कहा कि खड़गे हटाओ, प्रियंका लाओ। राज्य और केंद्र के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। ओडिशा के नेता मोहम्मद मोकीम ने पार्टी में नेतृत्व संकट पर सवाल उठाया और पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए गहरी संगठनात्मक, वैचारिक और ढांचागत सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और भारतीय युवाओं के बीच गहरा और बढ़ता हुआ अंतर है। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी युवाओं से जुड़ नहीं पा रही है। टीम प्रियंका और टीम राहुल का टकराव अब खुलकर सबके सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी प्रक्रिया होगी। सेंसस 2027 दो चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस और दूसरा फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना। लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में मौसम की वजह से गणना सितंबर 2026 में शुरू होगी। करीब 30 लाख फील्ड स्टाफ तैनात होंगे, जिनमें अधिकतर सरकारी शिक्षक होंगे। इस बार जाति गणना भी होगी और नागरिक मोबाइल ऐप से खुद की जानकारी देख सकेंगे। डेटा डिजिटल और सुरक्षित तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। डीपीडीपी कानून के तहत ये जानकारी नीति निर्धारण और मंत्रालयों को काम आएगी। इंडिगो बोर्ड ने हाल ही में हुई फ्लाइट रुकावटों की जांच के लिए एक्सटर्नल एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन इल्सन को नियुक्त किया है। उनकी कंपनी चीफ एविएशन एडवाइजर्स एलएलसी ऑपरेशन में हुई गड़बड़ियों के कारण और सुधार के अवसरों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा बोर्ड ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम भी बनाई है। डीजीसीए ने भी एयरलाइन के ऑपरेशन, रिफंड और क्रू डिप्लॉयमेंट की निगरानी शुरू कर दी है। 2 अधिकारी गुड़गांव हेडक्वार्टर पर तैनात किए गए हैं। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बर्स को डीजीसीए ऑफिस में रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। अधिकारियों का मकसद यात्रियों के लिए समय पर फ्लाइट, रिफंड और अन्य सुविधाओं की निगरानी करना है। असम पुलिस की विशेष जांच दल एसआईटी ने लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में गुवाहाटी के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी। 3500 पन्नों की चार्जशीट 6 गाड़ियों के काफिले में लाई गई। 52 साल के जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित डूबने से मौत हुई थी, जिसे लेकर परिवार और फैंस में गुस्सा है। जांच में 7 लोग गिरफ्तार हुए और 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ हुई। अब मजिस्ट्रेट चार्जशीट की स्क्रूटनी करेंगे, फिर केस सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। जुबिन की बहन पालमी बोर ठाकुर ने कहा कि परिवार और फैंस ये जानना चाहते हैं कि 19 सितंबर को उनके साथ हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट में केस लिस्टिंग और सुनवाई के नियमों पर जवाब मांगा है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट में कुछ गलत हो रहा है। ये नोटिस करूर स्टम्पिड मामले में दिया गया, जिसमें सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके जुड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया और नियमों की समीक्षा का फैसला किया। मदुरई बेंच ने सीबीआई जांच से इनकार किया था। वहीं चेन्नई बेंच ने एसआईटी जांच का आदेश दिया था, जिससे विरोधाभास पैदा हुआ। 27 सितंबर को टीवी के रैली में हुए स्टम्पीड में 41 लोगों की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने भी एकल सदस्यीय कमीशन की अनुमति देने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब वो 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी करेंगी। पिछले साल पेरिस ओलंपिक से पहले ओवरवेट होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने संन्यास लिया था। विनेश ने इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैट से दूर रहने के बाद उन्होंने अपनी आग को फिर से महसूस किया और खेल के प्रति जुनून अब भी कायम है। उन्होंने बताया कि इस बार उनका बेटा भी टीम का हिस्सा होगा और वो उनके सबसे बड़े मोटिवेशन है। विनेश इसी साल मां बनी हैं और अब नए उत्साह के साथ फिर से मुकाबले में लौट रही हैं।
शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन सुबह 11 बजे शुरू हुआ। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई तय समय पर शुरू की गई। बैठक से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राहुल गांधी ने अपने सांसदों से कहा कि वंदे मातरम बहस, चुनाव सुधार बहस, इन दोनों मुद्दों पर सरकार पर विपक्ष का दबाव साफ दिख रहा है। उन्होंने कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन की सराहना भी की। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से भाजपा को मिलने वाले कुल फंड का आधे से अधिक हिस्सा उन लोगों से आया जिन्होंने सरकारी ठेके जीते थे। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज पुल गिरने की घटना यानी 4 जून 2023 ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि असम की राजनीति तक हलचल मचा दी थी, क्योंकि वही कंपनी SPS कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड असम में ब्रह्मपुत्र पर 8.4 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही थी। असम सरकार ने IIT गुवाहाटी से जांच कराई, जबकि बिहार सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा, लेकिन रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। अब द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में सामने आया है कि उसी साल SPS कंस्ट्रक्शन ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। 2 साल में बीजेपी को पूर्वोत्तर से मिले 77 करोड़ में से 54% पैसा उन कंपनियों और व्यक्तियों का था जिनको सरकारी टेंडर या मंजूरी मिली थी। असम, अरुणाचल, त्रिपुरा जैसे राज्यों में आधे से ज्यादा बड़े दान सरकारी ठेकेदारों से मिले। हालांकि ये कानूनी है, लेकिन इससे क्रोनी कैपिटलिज्म, सरकारी ठेकों के बदले राजनीतिक फंडिंग और क्विड प्रो को के सवाल उठते हैं। साथ में स्टेटस, खासकर पूर्वोत्तर में प्राइवेट कैपिटल कम है, इसलिए सरकारी ठेके ही पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। कुल मिलाकर सरकारी ठेके ही पूरी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, और पूर्वोत्तर की कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमी में सरकारी ठेके और राजनीतिक चंदे के बीच गहरी कड़ी दिखाई देती है, और इसके साथ में कड़ी से बीजेपी को सबसे बड़ा लाभ मिलता दिख रहा है। राज्यसभा में गुरुवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा पैसा उसके आधिकारिक चुनावी खाते में मौजूद है। माकन ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताया। उनके अनुसार किसी भी लोकतंत्र के 3 बुनियादी स्तंभ हैं: समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड, पारदर्शिता, विश्वसनीयता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के फंड में इतना बड़ा अंतर हो जाए तो राजनीति में बराबरी का माहौल खत्म हो जाता है। माकन ने आंकड़े भी रखे। 2004 में बीजेपी का बैंक बैलेंस था 87 करोड़, कांग्रेस का था 38 करोड़। 2009 में कांग्रेस के पास था 221 करोड़, बीजेपी के पास 150 करोड़। 2019 में यह अंतर बढ़ गया, बीजेपी के पास था 3,562 करोड़ और कांग्रेस के पास था 315 करोड़। 2024 में बीजेपी का बैंक बैलेंस पहुंच गया 10,107 करोड़, जबकि कांग्रेस के पास थे सिर्फ 133 करोड़। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी के पास कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा पैसा होना चुनावी समानता के लिए गंभीर चुनौती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।